नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। युग प्रधान आचार्य जी महाश्रवण जी छापर चातुर्मास, जिसका दिनांक 16 जुलाई 2022 का पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पर दिखा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सब साहूणम् ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम् एषो पञ्चनमोक्कारो सब्बपावपनाशनो मङ्गलानं च सब्बेसिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। भंते निवेदन मंगल प्रवचन के लिए। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती
सूत्र के दूसरे सूत्र में कहा गया है, नमो बम्भी ए लिवि ए, यानी ब्राह्मी लिपि को नमस्कार। भगवई विआह पन्नति, यानी भगवती सूत्र का प्रारंभ नवकार मंत्र से हुआ है। 5 प्रकार की आत्माओं को नमस्कार किया गया है, अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधुओं को। इसके बाद दूसरे सूत्र में भी नमस्कार किया गया है, तो नमस्कार किया गया है लिपि को, ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया है। लिपि को नमस्कार करना, क्या प्रयोजन इसका हो सकता है? लिपि का मतलब क्या है? ऐसे तो बहुत प्रसिद्ध शब्द है लिपि, अक्षर विन्यास, अक्षर की रचना करना, वो लिपि होता है। यानी वो अक्षरों को लिखना है, अक्षरों की आकृति है लिखने से जो, वह लिपि होती है। अक्षर के 3 प्रकार बताए गए हैं नंदी सूत्र में। उनमें संज्ञाक्षर, व्यंजनाक्षर और लब्धाक्षर। संज्ञाक्षर, व्यंजनाक्षर और लब्धाक्षर, ये 3 प्रकार अक्षर के बताए गए हैं। संज्ञाक्षर क्या होता है? किसी पट्ट पर, पत्रिका पर, पाटी पर या कॉपी में मान ले अक्षर की आकृति लिखना, वो लिखावट है, वह संज्ञाक्षर है। संज्ञाक्षर, लिपि, अक्षर विन्यास, ये पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। मनुष्य के चिंतन, स्मृति और कल्पना का माध्यम बनती है भाषा। भाषा से स्मृति कर लेते हैं, चिंतन करते हैं, कल्पना भी करते हैं। और भाषा अक्षरात्मक होती है। मैं बोल रहा हूं तो अक्षरों को बोल रहा हूं, तो भाषा अक्षरात्मक होती है। शब्द और अर्थ की पर्यालोचना कर मनुष्य जानता है, वह लब्धाक्षर है। हमें भाषा से ज्ञान होता है। मैंने पुकारा, मान लो पुकारा मुनि दिनेश कुमार जी, मैंने मुनि दिनेश जी बोला, अभी आ गए। क्यों आ गए? मैंने तो मु, नी, दी, ने, से आगे बोला तो जी, इतना सा बोला, ये मेरे पास क्यों आ गए? इन्होंने लब्धाक्षर किया है। लब्धाक्षर कैसे होता है कि कोई अक्षर या शब्द हम सुनते हैं, उसका अर्थ क्या, उसको ग्रहण करते हैं, तो शब्द और अर्थ की पर्यालोचना करके जो ज्ञान होता है, वो है लब्धाक्षर। तो मैंने मुनि दिनेश जी अगर कहा है, तो इन्होंने सुना, मुनि दिनेश जी अक्षरों को, शब्दों को सुना, अर्थ को समझा कि दिनेश तो मेरा नाम है, यो तो दिनेश सूर्य का नाम है, तो यहाँ ये व्यक्ति का नाम है, तो उन्होंने समझा कि दिनेश मेरा नाम है। वो इतना ऑटोमेटिक सारा होता होगा कि ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं कि मेरा नाम लिया, क्यों लिया है, कोई काम होगा तब मेरा नाम लिया, तो वो यहाँ आ गए। यह शब्द को सुनना और अर्थ का पर्यालोचन करके जान लेना, यह है लब्धाक्षर, ये जान लेना हो गया। अब व्यंजनाक्षर क्या है कि जो आदमी उच्चारण करता है वो है व्यंजनाक्षर। जैसे मैंने बोला मुनि दिनेश जी, तो मैंने भी पहले जाना है भी दिनेश हमारे इस मुनि जी का नाम है, ये यहाँ बैठे भी हैं, मैं उनको बुलाना है, मुझे काम है, तो मैंने भी पहले ज्ञान किया, वो लब्धाक्षर। फिर मैंने शब्द में बोल दिया मुंह से, यह हो गया व्यंजनाक्षर, उच्चारण कर देना,
व्यंजनाक्षर हो गया। अब मान लो मैं बोलना तो नहीं चाहता था, तो मैंने कागज में लिख कर भेज दिया कि मुनि दिनेश जी आओ, तो मैंने लिखा, यह हो गया संज्ञाक्षर। जानना लब्जाक्षर, बोलना व्यंजनाक्षर, और लिखावट लिखना है वो हो गया संज्ञाक्षर। तो यह जो लिपि है वह संज्ञाक्षर होती है। अब एक प्रश्न है कि लिपि को नमस्कार क्यों किया गया है? ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया है। जैन साहित्य के प्राग ऐतिहासिक संदर्भों के अनुसार ब्राह्मी लिपि का संबंध भगवान ऋषभ के साथ जुड़ता है। बताया गया है कि भगवान ऋषभ ने दाएं हाथ से ब्राह्मी को 18 लिपियों का ज्ञान कराया, सिखाया था, और सुंदरी को बाएं हाथ से गणित विद्या सिखाई थी। तो ब्राह्मी को भगवान ऋषभ ने लिपि का ज्ञान कराया, भगवान ऋषभ की पुत्रियां ब्राह्मी सुंदरी। तो इसलिए कहते हैं उस लिपि का नाम ब्राह्मी के नाम से ब्राह्मी लिपि पड़ गया। यो 18 लिपियां बताई गई हैं ग्रंथ में, शास्त्र में। तो यह नाम ब्राह्मी लिपि पड़ गया। तो ब्राह्मी बहुत प्राचीनतम लिपि है, प्रथम लिपि है, और इस लिपि के आधार पर और लिपियों का भी विकास हुआ हो सकता है। तो भगवान ऋषभ ने ब्राह्मी को लिपि सिखाई थी, तो ब्राह्मी लिपि नाम पड़ गया, ऐसा हो सकता है। और हमारे जैन शासन में बताया गया है कि आर्य के संदर्भ में बात आती है। भाषा आर्य कौन होते हैं? भाषा आर्य कि जो अर्धमागधी प्राकृत भाषा बोलते हैं और जिनकी लिपि ब्राह्मी होती है, वे भाषा आर्य होते हैं। हमारे जैन आचार्यों ने प्राकृत भाषा को अपना माध्यम बनाया है, ब्राह्मी लिपि का भी उपयोग किया है। तो प्रस्तुत आगम के प्रारंभ में नवकार मंत्र के बाद ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया है। क्यों किया गया है, इस पर यूं चिंतन किया जा सकता है। एक व्यावहारिक बात हो चाहे वास्तविक हो, कि ये जितने भी शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, हमें इनसे ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान कब मिल रहा है? ये लिखे हुए हैं तब ज्ञान मिला। लिखे हुए होते ही नहीं, कोई लिखता ही नहीं ग्रंथों को, तो हमें ज्ञान कैसे मिलता? इतनी स्मृति भी याद नहीं है कि बिना लिखे ज्ञान चलता रहे। तो लिख दिए गए तो आज हमारे लिए ज्ञान के सशक्त आधार ये शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वो बन गई है। तो हमारे ज्ञान का सशक्त माध्यम क्या है? ये लिपि है। लिपि का मानो कितना उपकार है हमारे पर। लिपि है तब हमें ज्ञान मिल रहा है, और हम दूसरों को ज्ञान देते हैं, उसमें भी लिपि काम आती है। तो जो हमें ज्ञान देने वाली है, तो ज्ञान देने वाली का तो सम्मान भी करना चाहिए। इसलिए कल्पना की जा सकती है कि लिख दिया गया ब्राह्मी लिपि को नमस्कार है, मैं लिपि को काम ले रहा हूं, लिपि के माध्यम से ज्ञान आगे बढ़ने वाला है, तो ब्राह्मी लिपि को नमस्कार है। यानी ज्ञान का सशक्त माध्यम है। जैसे हमारे किताबें हैं, अब किताब हमारे लिए ज्ञान का माध्यम है, यहां भी तो लिपि है तब हम पढ़ रहे हैं। इसलिए व्यावहारिक रूप में कई बार भी किताब को यूं नीचे नहीं रखना, किताब को अच्छी तरह रखो, ऊंची जगह रखो। अब जैसे आगम है, ये बहुत महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है, आगम है। तो अब आगम है, नीचे ही आंगन में ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, कोई छोड़ दिया, पर इसको एक अच्छी तरीके से पट्टे पर रखें, ऊंचे स्थान पर रखें, या अच्छी जगह पर रखें, अलमारी में रख दें, ताकि पाँव भी न लगे, खराब भी न हो।
तो यह लिपि के माध्यम से मानव ज्ञान का सम्मान हो रहा है। तो हमारे ज्ञान का सशक्त माध्यम लिपि बनती है। इसलिए लिखने वालों ने नमो बम्भीये लिविये पहले लिख दिया है। मुझे एक बात याद आ गई, संतों को पता है कि नहीं है, हमारे एक संत हुए हैं मुनि श्री रोशन लाल जी, स्वामी सरदार शहर के थे, संत हुए हैं। तो मुझे याद है वो कोई चीज लिखते तो ऊपर पहले लिखते नमो बम्भीये लिविये। वो कोई पत्र लिखते, कोई चीज लिखते ऐसे तो पहले लिखा करते थे, जहां तक मुझे याद है नमो बम्भीये लिविये, बाद में वो अपना लिखा करते थे। हम लोग तो अरहम आदि लिख लेते हैं अरम, तो वो नमो बम्भीये लिविये लिखा करते थे। तो भगवती सूत्र का आधार भी है नमो बम्भीये लिविये। तो यह लिपि को नमस्कार किया गया है। अब यह एक सामान्य बात है कि लिपि का सम्मान है, नमस्कार, पर यहां एक तात्विक प्रश्न उठ जाता है कि भाई लिपि को नमस्कार कैसे किया जा सकता है? वो तो आखिर निर्जीव है, निर्गुण, इसमें कौन सा गुण है? अक्षर लिखे हुए किताब है, किताब में कौन सी आत्मा है? कौन सा ज्ञान दर्शन चारित्र किताब में है? चैतन्य तो है नहीं। तो किताब को या लिपि को नमस्कार कैसे किया जा सकता है? तो अभी शास्त्रकार ने, शास्त्र में आया नमो बम्भीये लिविये, तो लिपि को नमस्कार तो किया गया है। भी लिपि को नमस्कार कैसे किया जा सकता है? वो तो निर्जीव है, अचेतन है, अचेतन को नमस्कार है। वो साधु, साधु कैसे नमस्कार करे अचेतन को? इसका क्या उत्तर हो? यह प्रश्न श्रीमद् दयाचार्य ने उठाया कि लिपि तो अचेतन है, उसको हम नमस्कार कैसे कर सकते हैं? और वृत्तिकार ने लिपि का अर्थ अक्षर विन्यास किया है। अक्षर विन्यास को नमस्कार जो कैसे हम स्वीकार करें? कि लिपि के दो प्रकार हो जाते हैं, द्रव्य लिपि, भाव लिपि। द्रव्य लिपि तो अक्षरात्मक होती है आकृति में, भाव लिपि अक्षर ज्ञानात्मक ज्ञान रूप होती है, वो भाव लिपि होती है। दयाचार्य प्रभु ने नए दृष्टि से विचार करते हुए लिखा है, बताया है। उन्होंने नए के हिसाब से कहा कि यहाँ यह ब्राह्मी लिपि को नमस्कार का हम यह अर्थ निकालें कि ब्राह्मी लिपि के प्रणेता कौन है, ब्राह्मी लिपि के कर्ता कौन है, सिखाने वाले कौन हैं? कि सिखाने वाले भगवान ऋषभ हैं, कर्ता तो भगवान ऋषभ है। तो दयाचार्य फरमाते हैं कि यह मान लो हम तो ब्राह्मी लिपि यानी भगवान ऋषभ को नमस्कार यहाँ किया गया है। लिपि का मतलब लिपि के कर्ता भगवान ऋषभ, तो शास्त्रकार ने भगवान ऋषभ को नमस्कार किया है नमो बम्भीये लिविये के रूप में। यह एक तात्विक निष्कर्ष श्रीमद् दयाचार्य ने प्रस्तुत किया है। यह लिपि जो लेखन में काम आती है और एक भाषा का अंग है, बोलना और लिखना ये दो भाषा के अंग हो जाते हैं। अब हमें यह ध्यान भी देना चाहिए, हम लिखते भी हैं, आजकल तो इतने साधन विकसित हो गए हैं, कंप्यूटर से कॉपी करवा लो, आदि आदि, वो टाइपिस्ट से करा लो तो अच्छे अक्षर आ जाते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत भी हाथ से लिखना पड़े, या प्राचीन काल में लिखते ही थे। हमारे कितनी प्राचीन ये पांडुलिपियां, हस्तलिखित प्रतियां, जैन विश्व भारती के अध्यक्ष ये मनोज जी लोनिया सामने बैठे हैं, जैन विश्व भारती में देखें और हमारे लाडनू के शादियों का ठिकाने का भंडार है वहां देखें, दोनों जगह देखें, खासकर जैन विश्व भारती में देखें, वहां विश्वविद्यालय भी है। हस्तलिखित प्रतियां कितनी जैन विश्व भारती, हमारे कितने कितने ग्रंथ हस्तलिखित रहे हैं। अब तो खैर ये छपने लग गए हैं, प्राचीन काल में तो ये हस्तलिखित कितने काम आते। आज भी शोध अनुसंधान करने में ये हस्तलिखित पांडुलिपियां कितनी उपयोगी हो सकती हैं। तो कितने कितने ग्रंथ भंडारों में हस्तलिखित पड़े हैं। भारत में कितनी जगह हस्तलिखित ग्रंथ मिल सकेंगे। और हमारे यहाँ लाडनू में, हमारा लाडनू मुख्य, और भी जगह कहीं कहीं मिल सकते हैं। सरदार शहर में भी ऐसे ग्रंथ लिखे हुए
गदैया जी के वहां कहीं, या लाइब्रेरी में सजा में, और भी जगह हो सकते हैं, कई जगह भारत में हो सकते हैं। जैन विश्व भारती लाडनू में भी, हमारा ठिकाने में भी कई ग्रंथ, और जैन विश्व भारती में बहुत ऐसे हस्तलिखित ग्रंथ की प्रतियां प्राप्त हो सकती हैं। तो ये जो लिखना है, आज सैकड़ों वर्षों पहले कई लिखे हुए ग्रंथ वो हमें संभवतः मिल जाएंगे। तो लिपि है, अब लिखने लिखावट कैसी, अक्षर सुंदर हैं तो 100 वर्षों बाद भी कोई पढ़ेगा तो आराम से कोई मानो पढ़ सकेगा। अक्षरों की लिखावट बढ़िया नहीं है तो पढ़ने वाले को समझ में भी आए अथवा न आए, या बहुत मुश्किल से ध्यान देने पर समझ में आए। तो लिखने में अक्षर सुंदर हो। हमारे यहाँ तो अक्षर जमाने की भी परंपरा पहले चलती थी, अक्षर जमाना कैसे सुंदर लिखावट हो। तो लिखने में अक्षर सुंदर हो तो वो भी अच्छी बात है। आकृति, शरीर की आकृति जैसे होती है वैसे हमारे लिखे हुए अक्षर, हैंडराइटिंग हमारी कैसी है, वो बढ़िया है, सुंदर है। तो अच्छी बात है कि पढ़ने में कई बार खुद के लिखे हुए खुद के ही समझ में नहीं आए, अक्षर खराब होते हैं तो खुद के अक्षर खुद ही सोचता है, रे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। तो खुद के भी समझ में नहीं आते तो औरों के समझ में तो कितने क्या आएंगे। तो लिपि हमारी सुंदर हो। आज भी हमारे चारित्रात्माओं में कईयों के अक्षर बहुत सुंदर होते हैं, पढ़ने में तकलीफ नहीं पड़ती, आराम से पढ़े जा सकते हैं। तो खैर कईयों के ज्ञान बहुत है, विद्वान बहुत है, पर लिखावट बढ़िया नहीं होती है, अक्षर बढ़िया नहीं लिखते हैं। तो खैर यह लिपि भी एक कला है। लिपि एक कैसे हमारी सुंदर हो, लिखना सुंदर हो। तो जो शास्त्रकार में यानी शास्त्र में ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया है, एक तरह से ब्राह्मी लिपि को या तात्विक रूप में भगवान ऋषभ को यह नमस्कार श्रीमद दयाचार्य ने माना है। तो हम जैसे ये मैंने लिखने की बात बताई, तो जैसे ये एक हमारे हस्तलिखित ही है ऐसे कहानी। हमारा जो मर्यादा महोत्सव का जो पत्र है, जो मैं मर्यादा महोत्सव में दिखाया करता हूँ, तो स्वामी जी ने विधान लिखा है, वो हस्तलिखित पत्र है वैसे तो यूं हमारे हस्तलिखित पत्र यूं हमारे इस प्रकार यूं लोग पन्नों में लिखे जाते रहे हैं, और हमारे साधु साधियों के पास ऐसे पन्ने मिल सकते हैं। तो और कई हमारे देखिए ऐसे चित्र से होते हैं, चित्रों में भी लिपि है। कई हमारे आहार करने के पात्र हैं, उनमें भी लिपि है, लिखा हुआ भी होता है। तो ये कुछ कला की बात है वैसे। तो यह लिपि है वो एक ज्ञान का सशक्त माध्यम है। आज ग्रंथ न हो, लिखे हुए न हो तो बहुत मुश्किल है, विद्यार्थियों का ज्ञान कैसे बढ़े। इसलिए ये ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया है, तो भगवान ऋषभ को भी नमस्कार किया गया, बताया गया है। तो कुल मिलाकर के सारांश की बात यह है कि लिखावट हमारी अगर सुंदर होती है, खासकर साधु साधियां बैठे हैं कि लिखें, अक्षर अगर सुंदर लिखें तो बाकी तो जैसी राइटिंग हो गई वैसी हो गई, सुधार सके तो ठीक है, वरना सुंदर हो तो बढ़िया बात है। तो एक छोटे से सूत्र में नमो बंभी ए लिवि ए, यह भगवती का दूसरा सूत्र है। इसमें ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया है, और श्रीमद दयाचार्य के अनुसार भगवान ऋषभ को, वे ब्राह्मी लिपि के कर्ता थे, उनको यहां नमस्कार किया गया है। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्रे। अरे भाई
कालू यशो विलास। अब मरुस्थल के मायने छापुर नाम को कस्बो या गांव है, बहुत सुंदर गांव बतायो गयो है। अर्थात छापुर के मायने ओसवाल जाति का परिवारों को निवास हो रही है, पहले भी होतो हो। तो ओसवालों के मायने ओसवाल वंश है, जिसके मायने चोपड़ा परिवार, शाह बुद्ध सिंह जी चोपड़ा को परिवार छापुर में हो निवास करतो हो। अब यहाँ चोपड़ा यहाँ कोठारी, कोठारी है चोपड़ा कोठारी। तो शाह बुद्ध सिंह जी के 17वां पद्य है, पंचतनुज मुझ स्वरूप मनुज स्वरूप माधर धरणी जाया रे सयाना, हरस बधाया मंगल गाया, हरस बधाया मंगल गाया, मोक्षब अधिक मनाया रे सयाना। 5 पुत्र में दूजो नंदन, 5 पुत्र में दूजो नंदन, मूल चंद नाम रे सयाना। सरल स्वभावी नहीं मायावी, सरल स्वभावी नहीं मायावी, महिमा ठामो ठामे रे सयाना। छापर के मायने बुद्ध सिंह जी चोपड़ा को परिवार कोठारी परिवार रहते हो। तो अब जिज्ञासा वे भी छापर गांव है, इरो काई थोड़ो इतिहास काई है, छापर कद्दू है, काई बात है। इतिहास में बतायो गयो है कि वो छापर जी को गांव है, जिसके दक्षिण दिशा के मायने काफी विस्तीर्ण ताल है, समतल भूमि है। ये वास्ते ये नगर ने ताल छापर भी कयो जावे है, छापर भी कहे ताल छापर भी कयो जावे है। और वो जो ताल है वो काला हरियाणा के वास्ते बहुत प्रसिद्ध रहो है। और वर्तमान में जिसकी जब किताब लिखी गई है, बटे विशाल मात्रा में नमक को उत्पादन को कार्य भी हो रही है या भी टेम हो रही हो उसी। और ताल के दक्षिण पश्चिमी छोर से एक पहाड़ी श्रृंखला शुरू है, ताल के दक्षिण पश्चिमी छोर से पहाड़ी श्रृंखला शुरू हो जावे है। तो जिनमें 8 पहाड़ियां को उल्लेख मिले है, काली पहाड़ी आदि आदि 8 पहाड़ियां। इन्हें पहाड़ियां भी है, इन्हें रेतीला टीला है, इन्हें समतल भूमि ताल है। यहाँ वो छापर को कस्बो है, जिनमें त्रैविध्य 3 प्रकार की होगी, समतल भूमि भी, पहाड़ भी, इन्हें रेतीला टीला भी रहा है। वो त्रैविध्य है, वो प्रकृति को वैविध्य है, वो भी छापर कस्बे की मानो गरिमा ने बढ़ाने वालों है। और 3 को सहावस्थान, पहाड़ियां भी है, टीला भी, ताल भी, तीनों को यूं योग होना भी एक अपना आप में विशेष बात है छापर के वास्ते। छापर बहुत प्राचीन नगर रहो है। आप बताई गई है कि मुता नैनसी की ख्यात में जिसकी बात आवे है कि आ भूमि है धृतराष्ट्र द्वारा द्रोणाचार्य ने दान में दी गई। और बी टाइम छापर बी क्षेत्र की राजधानी के रूप में हुआ करती है। बटों पश्चिम की कुछ दूर पर काली पहाड़ी की तलहटी के मायने द्रोणाचार्य एक द्रोणपुर नाम को वो गांव जो भी बसायो। और कहो जावे है कि बिको अस्तित्व भग्नावशेषों के रूप में अभी भी विद्यमान भी है, यहाँ अपनी ग्रंथ में बताई गई है।
और द्रोणपुर में लिखेरी 18वीं शताब्दी तक की जैन ग्रंथों की अनेक प्रतियां भी मिले हैं। क्यों लगे बहुत निकट भूत तक की विद्यमानता रही है द्रोणपुर की। कालांतर के मायने आ एरिया और छापरवाली एरिया शिशुपाल वंशीय राजा वहां के कब्जे में आ गई। बांकन रही सम्मत 632 में चौहान वंशीय राजा मोहिल वे बीरे पर अधिकार कर लिए। लगभग 900 वर्षों तक छापर मोहिल राजपूता की राजधानी के रूप में रहे। बीरे बाद में सम्मत 1523 में राठौड़ वंशीय नरेश राम जोदो जी बिने हत्या छापर ने हत्या लियो। पछे बिने आपका पुत्र बिदो जी ने जिको प्रबंधन को दायित्व सौंपा। कई वर्षों तक राठौड़ा और मोइला में बटे के स्वामित्व को उठा पटक चालती रही। आखिर बिदो जी को उनके बड़े भाई बिको जी तथा चाचा कांदल जी का सहयोग मिला। तब सम्मत 1531 में वहां राठौड़ों का स्थायी स्वामित्व हो गया और उसी के निकटस्थ काल में बिको जी ने बीकानेर राज्य की नींव रखी। बिदो जी और कांदल जी के क्षेत्र भी उसमें सम्मिलित किए गए। तो बाद में सारो आपने बीकानेर राज्य बनो जिकरो नाम पछे कालांतर में थड़ी थड़ी नाम पड़ गयो गिरो वो प्रख्यात गयो थड़ी। तो जिकी टाइम वो छापर की आपने चर्चा चल रही है तो बी टाइम के मायने कालुगनी को जन्म को टाइम हो बी टाइम छापर बीकानेर राज्य के अंतर्गत आया करतो हो। बाद में भारत आजाद हुयो जना वो प्रांत राजस्थान प्रांत को निर्माण हुयो जना अनेक राज्यों को विलय राजस्थान में करियो गयो। बी टाइम बीकानेर राज्य भी राजस्थान में विलीन हुयो और तो वो बीकानेर राज्य वर्तमान में बीकानेर डिवीजन है जिसमें चूरू जिलो है। चूरू जिले में अबार छापर आवे और थोड़ो सो छापर के बारे में इतिहास है कि तो प्राचीन वो नगर छापर नगर रहो है। तो अठे वे शाह चोपड़ा परिवार का बुद्ध सिंह जी अठे रहता है और बुद्ध सिंह जी हाँ जिका भी छापर मूल तो भी यहाँ आयरा है। पहली ढढेरू गांव में रहा करता बाद में कोई ठाकरा से कोई बात हुई पछे बैठा छापर में आ गया है। तो पहली ढंढेरू गांव का हाँ पछे अठने छापर में आयरा है। विक्रम संवत कोई 1919 के आसपास में वो बुद्ध सिंह जी को परिवार ढंढेरू से पछे छापर में आकर के बस गई। तो बुद्ध सिंह जी के 5 लड़का हुआ 5 पुत्र जिका हुआ हा बंक मायने एक को नाम हो मूलचंद जी। 5 का मायने परशुराम जी पछे मूलचंद जी फिर खूबचंद जी फिर दुलीचंद जी पछे डालचंद जी। 5 में दूसरा हुआ मूलचंद जी। तो मूलचंद जी क्या बहुत सरल स्वभाव का आदमी है कोई छलना माया को नहीं सरल सरल स्वभावी आदमी है। तो अगबंग को विवाह होने को प्रसंग आ रही है। तो ने कोटासर के मायने नरसिंह दास जी रहा करता बंग की जात ही लूनिया। तो वह नरसिंह दास जी पहली तो कोटासर में रहता और बाद में वह विक्रम संवत 1940 में श्री डूंगरगढ़ चला गया बठे रहने लग गया। पछे वह डूंगरगढ़ का वासी भी बन गया है। तो नरसिंह दास जी कोटासर वाला लूनिया परिवार का हा बंक 6 बेटा 3 बेटियां हुई 6 बेटा 3 बेटियां। अब मैं छोटी बेटी छोगा बाई। तो अठने मूलचंद जी की शादी करनी तो देखो गयो कभी छोगाबाई ठीक लग गया। तो मूलचंद जी ने छोगाबाई पवना दी गई। छोगाबाई मूलचंद जी की शादी होगी पछे। तो अब दंपति मूलचंद जी छोगाबाई छापर में रह रहा है। पहली तो ढंढेरू गांव में आवे लोग पछे छापर में रहना हो गयो। अच्छी तरह सुखी जीवन जी रहा है।
परंतु एक कमी की बात मन में आवे कि भाई मां का आज संतान को नहीं हुई। अब संतान की मन में एक कमी भी खटक रही है कि माने उम्र भी आ रही है, हालत ही संतान को नहीं हुई, संतान को नहीं हुई। परंतु प्रकृति है, कणाई देरी से कणाई किया संतान कणाई नहीं भी मिले, तो अब वो संतान प्राप्ति की भावना है। छोगान जी के मन में भी बात रही लखा भी महाराज टाबर यो कनी संतान को नहीं हुई। तो अब संतान की भावना एक बार के रात ने सो रहा था, छात पर सो रहा, तो एक कोई छोटो सो बच्चों बैठा आवे। बच्चों आकर छोगा जी ने बोले कि माँ मैं थारी गोदी में पढ़ना चाहूं, थारी गोदी में पढ़ना चाहूं, तू मने पाल ले सी नहीं, मैं थारी गोदी में पढ़ना चाहूं। छोगा जी तो टबे चीज तो यो तो हाँ बस आ जाओ मैं तुम्हें पाल लू, मैं तने पाल छू, आ जाओ। तो माँ आ तो जाऊं, मारे सागे खतरो भी आवेलो, तू खतरे को मुकाबलो कर ले। हाँ थारे वास्ते मैं हर मुकाबलो कर ले, तू आजा मैं तने पाल छू। अरे वो बच्चों अदृश्य हो। तो मूलचंद जी क्या क्यों अभी रात में क्यों बात करे, कि पूछो थे अब क्यों बात करा। एक छोटो सो बच्चो आयो, विश्व बात करो, विश्व बात करी लाग गए अब आपने कोई संतान होनी चाहिए। तो यहाँ अगर मन में भावना हमारे क्या संतान हुए तो भावना पूरी भी हो जावे। अब क्या छोगा जी की भावना पूरी हुए कि बने संतान पुत्र रत्न की प्राप्ति हुए, अगर ये बात यथा संभव आगे आ सकती। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हुई। कालू ईसो विलास का कुछ अंश हमें सुनने को मिला। ऐसा लगता है पूज्य प्रवर चालू कराते हैं पूरा हो जाता है, कुछ और फरमाए तो लोगों का रस और ज्यादा बढ़ता है। पर समय जैसे जैसे अनुकूल होगा पूज्य प्रवर भी कृपा कराते रहेंगे। आज जैन विश्व भारती के समण संस्कृति और उसका एक संकाय है, उसके द्वारा यह कार्यक्रम त्रिदिवसीय हो रहा है और उसमें एक उवासक दशाओं आगम की पुस्तिका उसका विमोचन परम पूज्य गुरुदेव के समक्ष ये पहले कर लें, ताकि आगम मंथन प्रतियोगिता जो प्रश्न पुस्तिका और उवासक दशाओं इसके आधार पर यह आगम मंथन प्रतियोगिता हो रही है। मनोज जी लूणिया, अमरचंद जी लूकड़, मालचंद जी बेंगाणी, नौरतन जी बछावत, गौतम जी डागा, माणकचंद जी नाहटा यहाँ के अध्यक्ष और मंत्री महामंत्री नरेंद्र जी। हाँ, चौदहवीं है ना, चौदहवीं है, हैं? ये कौन से नंबर की आगम? हाँ 14वें, तो 14वीं आगम मंथन प्रतियोगिता है। ठीक है, यह भी एक अध्ययन का अच्छा एक माध्यम बनता है, यह प्रतियोगिता आगम मंथन प्रतियोगिता। और उपासक दशाओं जो उपासक गृहस्थों से जुड़ा हुआ आगम है, उपासक दशाओं उपासक दशा, तो अच्छा है, ज्ञान बढ़े, आगम का ज्ञान बढ़े और जीवन में भी आध्यात्मिक विकास होता रहे। जैन विश्व भारती ज्ञान और आचार का विकास कराने में अपना योगदान देती रहे। समण संस्कृति संकाय के इस 22वें दीक्षांत समारोह पर पहले मालचंद जी बेंगानी विभागाध्यक्ष समण संस्कृति संकाय वे अपने विचारों की प्रस्तुति। मालचंद जी बेंगानी हैं।
हेलो। परम पूज्य आचार्य श्री महाशर्मन जी को कोटि कोटि नमन। साध्वी प्रमुखा जी, विश्रुत विभा जी, मुख्य मुनि श्री साध्वी वरिया जी में वंदना। जैन विश्व भारती के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री कीर्ति कुमार जी को वंदना। जैन विश्व भारती के ट्रस्टी श्री अमरचंद जी लुंकर, अध्यक्ष मनोज कुमार जी लूनिया, उपस्थित सभी महानुभावों से मालचंद बेगानी का जय जिनेन्द्र। गुरुवार जैन विद्या परीक्षा 2 वर्ष से ऑनलाइन के माध्यम से हुई। इस वर्ष भी ऑनलाइन के माध्यम से 10-11 सितंबर को आयोजित है। 2021 में 18,039 आवेदन पत्र आए थे, जिसमें से 16,031 परीक्षार्थियों ने भाग लिया और 15,334 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण परिणाम 95.65% रहा। परीक्षार्थियों को ऑनलाइन के माध्यम से 50 अध्यापकों के सहयोग से स्वाध्याय करवाया गया। इसके संयोजक सुशील जी बाफना कलकत्ता एवं राजेंद्र जी बेंगानी दुबई है। गुरुवार 2020 हैदराबाद व 2021 भीलवाड़ा में दीक्षांत समारोह आयोजित करने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन कोविड के कारण सफल नहीं हो सका। इस वर्ष एक साथ 3 वर्ष का दीक्षांत समारोह मना रहे हैं। करीब 600 से ज़्यादा परीक्षार्थी व कार्यकर्ता उपस्थित होकर बड़ी उमंग के साथ आपका सानिध्य पाकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। भाग 4 पुस्तक का भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया है। जैन विद्या परीक्षा के संयोजक डॉक्टर विजय जी संचेती है। संकाय के अभी 400 केंद्र है, जहां पर केंद्र व्यवस्थापक बड़ी मेहनत व लगनता से आवेदन पत्र भरवाने के लिए प्रेरणा देते हैं। इसके अलावा 101 लोगों की कार्यकारिणी कमेटी है, जो कि देश विदेश के क्षेत्रों को देखते हैं तथा संगठन यात्रा निकालते हैं। जैन विद्या के प्रायोजक धर्मेंद्र सिंह, जयंत सिंह मनोज झारसुगुड़िया उड़ीसा के हैं। आगम राय पसेनियम, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित हुई, उसमें 3,000 परीक्षार्थियों ने प्रथम चरण में भाग लिया। द्वितीय चरण अगस्त में होना है। इस वर्ष उवासक दशाव आगम पर ऑनलाइन प्रतियोगिता प्रथम बार आयोजित होगी। आगम के भी 182 सेंटर है, जिनमें आगम सहयोगी नियुक्त किए गए हैं, जो आगम में फार्म भरवाने का सहयोग देते हैं। इसके संयोजक श्री गौतम चंद जी डागा चेन्नई व सह संयोजिका मंगला जी कुंडलिया गुरुग्राम हैं। राजश्री जी डागा का भी सहयोग मिलता रहता है। अखिल भारतीय तेरापंथ वियोग परिषद और समन संस्कृति संकाय संयुक्त रूप से पिछले 1 दशक से जैन विद्या कार्यशाला आयोजित कर रही है। इस वर्ष 2021 में इसकी परीक्षा ऑनलाइन आयोजित हुई, जिसमें 2861 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। इस वर्ष पूज्य परवर के प्रेरणादायी प्रवचनों पर आधारित पुस्तक भगवान ने कहा पर
कार्यशाला आयोजित है। इसके संयोजक श्री पुखराज जी डागा, सह संयोजक राजेश जी दुगर है। साथ में श्रीमती स्नेहलता चौरड़िया भी सहयोग दे रही है। संकाय कार्यालय को भी इस वर्ष फर्नीचर व आधुनिकीकरण से तैयार किया गया है। इस वर्ष साहित्य मंथन प्रतियोगिता के ऑनलाइन के माध्यम से इंग्लिश में जीव अजीव पर प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें प्रेम शेखानी नोएडा देख रही है। राजश्री डागा का भी सहयोग मिलता रहता है। जैन विश्व भारती के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री कीर्ति कुमार जी से बराबर दिशा निर्देश मिलता रहता है। उनकी प्रेरणा वो आपकी कृपा दृष्टि से समन संस्कृति संकाय आगे की ओर अग्रसर है। जैन विश्व भारती के अध्यक्ष वो उनकी पूरी टीम तथा सचिवालय वो कार्यालय के भी सभी कर्मचारियों का सहयोग बराबर मिलता रहता है। ओम अरहम। जैन विश्व भारती के अध्यक्ष मनोज जी लोनिया वे भी इस विषय में अपनी बात को प्रस्तुति देंगे। परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सह भक्ति वंदना। श्रद्धेय साध्वी प्रमुखा श्री जी को सादर वंदना। श्रद्धेय मुख्य मुनि परवर श्रद्धेय साध्वी वरिया जी एवं अत्र विराजित समस्त चरित्र आत्माओं को वंदन। उपस्थित धर्म परिवार, तेरा पंथ के अष्टम आचार्य श्री कालू गणी की जन्मधरा छापर की तपोभूमि पर पूज्य कालू गणी को नमन करते हुए जैन विश्व भारती की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति सम्मान संस्कृति संकाय के दीक्षांत समारोह में देश विदेश से समागत विज्ञ धारकगण, केंद्रों के व्यवस्थापकगण एवं अन्य समस्त कार्यकर्ताओं का जैन विश्व भारती की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कोरोना के कारण बेंगलोर चतुर्मास के पश्चात लगभग 3 वर्षों के अंतराल से आज पूज्य परवर के सानिध्य में जैन विद्या दीक्षांत समारोह का आयोजन प्रसन्नता की अनुभूति करा रहा है। इसके साथ ही आज आगम मंथन प्रतियोगिता एवं जैन विद्या कार्यशाला के वीर्यता प्राप्त प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जा रहा है। मैं उन सभी समागत प्रतिभागियों को स्वागत करता हूं। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी एवं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के स्वप्न के अनुरूप भावी पीढ़ी को सद संस्कारों का वपन करने, जैनत्व के संस्कारों के संरक्षण एवं उनके उन्नत व सुदृढ़ भविष्य के निर्माण करने के लिए जैन विद्या पाठ्यक्रम की लंबी श्रृंखला के माध्यम से समण संस्कृति संकाय सन 1977 से निरंतर जैन विश्व भारती के एक सशक्त विभाग के रूप में प्रयासरत है तथा वर्तमान में परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन आध्यात्मिक संरक्षण में निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। समण संस्कृति संकाय सम, शम और श्रम की संस्कृति के प्रचार का तंत्र है। भारत के प्राय सभी राज्यों में व नेपाल स्थान स्थान पर सैकड़ों केंद्र स्थापित हैं, जिनमें हजारों की संख्या में प्रतिभागी संस्कार निर्माण की दिशा में अग्रसर होते हैं। वर्तमान में ऑनलाइन परीक्षाओं के कारण परीक्षार्थियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। भंते ये निवेदन करते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि परम पूज्य के आशीर्वाद से जैन विश्व भारती के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री कीर्ति कुमार जी की प्रेरणा देश भर में कार्यरत समण संस्कृति संकाय की टीम के श्रम और समाज की जागरूकता से इस वर्ष परीक्षार्थियों की संख्या लगभग 18,000 तक पहुंच गई है, जो संभवतः अब तक की सर्वाधिक संख्या है। जैन विद्या का 9 वर्षीय पाठ्यक्रम निर्धारित है। 9 वर्षों की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी विज्ञ उपाधि अर्जित करते हैं। आज लगभग 400 विद्यार्थी विज्ञ उपाधि ग्रहण करेंगे। आगम स्वाध्याय के प्रति रुचि जागृत
करने के उद्देश्य से विगत कई वर्षों से जैन विश्व भारती द्वारा आगम मंथन प्रतियोगिता का संचालन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। आज विगत 2 वर्षों में आगम मंथन प्रतियोगिताओं के प्रथम व द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्तकर्ताओं को पुरस्कृत किया जा रहा है। सम्मन संस्कृति संकाय और अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद के संयुक्त तत्वाधान में प्रतिवर्ष आयोजित जैन विद्या कार्यशाला के विजेता प्रतियोगिताओं को भी पुरस्कृत किया जा रहा है। इस वर्ष की कार्यशाला आप श्री की ही कृति भगवान ने कहा पर आधारित है। परम पूज्य आचार्य परवर का पावन पाथेय निरंतर प्राप्त हो रहा है, जो हमारी सभी गतिविधियों का मुख्य ऊर्जा केंद्र है। मैं संस्था परिवार की ओर से पूज्य परवर के प्रति सादर कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आप श्री का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। जैन विश्व भारती के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री कीर्ति कुमार जी का भी सतत मार्गदर्शन प्राप्त रहता है। मैं मुनि श्री के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। चाड़वास निवासी बेंगलोर प्रवासी श्री नौतनमल जी कुमुद बछावत की अनुदान से स्थापित भंवरलाल राय कंवरी देवी जैन विद्या विकास निधि के नाम से गठित कोष से प्राप्त ब्याज की आय से समण संस्कृति संकाय एवं आगम मंथन प्रतियोगिता के लिए प्रतिवर्ष प्रायोजित सहयोग प्राप्त होता है। मैं बछावत परिवार के सहयोग हेतु हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। आज के इस दीक्षांत समारोह के लिए डीडवाना निवासी झासुगुड़ा प्रवासी धर्मेंद्र मनोज जी का प्रायोजिकीय सहयोग प्राप्त हुआ। मैं उनके प्रति भी हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। कार्यक्रम की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए आचार्य श्री महाश्रमण चतुर्मास व्यवस्था समिति छापर के सहयोग हेतु आभार ज्ञापित करता हूँ। सम्मन संस्कृति संकाय के चीर युवा विभागाध्यक्ष श्री महालचंद जी बेंगानी एवं उनकी टीम को साधुवाद प्रकट करना चाहता हूं, जिनका पूरे देश में 400 से अधिक केंद्रों के साथ वृहद नेटवर्क स्थापित हो चुका है। ऐसी सक्षम टीम के लिए आगे भी इसी सक्रियता से कार्य करने की कामना करता हूं। सभी उपाधिकारों को, विजेता प्रतिभागियों को बधाई तथा सहभागियों सभी प्रतिभागियों के प्रति शुभकामनाएं एवं सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करते हुए ओम अरहम। जैन विश्व भारती के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि कीर्ति कुमार जी अपने विचारों को प्रस्तुति दे रहे हैं। परमाराध्य परम पूज्य आचार्य तवर के चरणों में वंदना। विराजित चारित्रविंद बंधुओं, समण संस्कृति संकाय दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है। जैन विश्व भारती की मुख्य इकाई समण संस्कृति संकाय, जिसके माध्यम से जैन विद्या और जैन दर्शन का प्रसार किया जाता है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता होती है कि इस विभाग के द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के सहयोग से हजारों लोग जैन विद्या का अध्ययन करते हैं और आचार्य पवर के आशीर्वाद से समण संकाय ने लगभग 40 वर्ष के इतिहास में इस अभियान को उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ाने का प्रयास किया है। और 3 वर्ष पूर्व बेंगलोर में आचार्य प्रवर से निवेदन किया गया कि हमें अध्यापन की दिक्कत होती है। आचार्य प्रवर ने सहज ही आशीर्वाद प्रदान किया कि कार्यकर्ताओं का निर्माण किया जाए जो अध्यापन करा सके, और उसी आशीर्वाद का ही परिणाम कोरोना काल में देखने को मिला। अनेक उपासकों के माध्यम से, अनेक श्रावकों के माध्यम से, अनेक कार्यकर्ताओं के माध्यम से समण संस्कृति संकाय के द्वारा अध्यापन करवाया गया और वह अध्यापन के कारण ही समण संस्कृति संकाय ने ऑनलाइन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की। और उस अध्यापन का ही प्रभाव हुआ कि समण संस्कृति संकाय की संख्या
18,500 तक पहुंची। आज देश भर में ही नहीं, विदेश में भी अनेक व्यक्ति इस पाठ्यक्रम का लाभ ले रहे हैं। और समर संस्कृत संकाय के द्वारा केवल जैन विद्या ही नहीं, जैन आगम के द्वारा आगम का भी पठन अध्यापन करवाया जा रहा है। और विगत 2 वर्षों में कार्यकर्ताओं प्रयास के द्वारा जो आगम 1000 तक लोग परीक्षार्थी होते थे, पिछले वर्ष 3000 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बंदे गुरुओं का आशीर्वाद ही कार्यकर्ताओं की सफलता का कारण होता है। जो कुछ उसमें सतत कार्यकर्ताओं को उत्साह प्रदान करता है। और आचार्य प्रवर के शासन काल में आचार्य प्रवर ने जितनी जैन विद्या आगम की प्रेरणा प्रदान की, उसी का ही परिणाम है आज समाज में जैन विद्या के प्रति बहुत ही अलग ही उत्साह देखने को दिखाई दे रहा है। और उस उत्साह का वृद्धिंगत होता रहे। कार्यकर्ता मालचंद जी वेंगानी और आदि अनेक उनके साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वे सतत इसके प्रति जागरूक रहते हैं। और जो जैन विश्व भारती की जो कार्यकारिणी है, मनोज जी लूनिया आदि अनेक ऐसे पदाधिकारीगण हैं, उनका भी पूरा सहयोग होता है। मैं बताना चाहूंगा गुरुदेव, लगभग 40 वर्ष का इतिहास, जितना भी जैन विश्व भारती के समर संस्कृत संकाय में परीक्षा हुई है और जिन लोगों ने परीक्षाएं दी है, सबका डेटा ऑनलाइन किया गया और लगभग 3 लाख डेटा ऑनलाइन लगाया गया, जिससे परीक्षार्थी ये जान सकते हैं कि मैंने कब कितनी परीक्षा दे दी है और मुझे अब आगे कितनी परीक्षा देनी है। अब लोगों को पूछने की जरूरत नहीं है कि मैंने कब परीक्षा दी थी, कैसे परीक्षा दी थी और मेरा निर्णय परिणाम क्या रहा, वो सब ऑनलाइन उपलब्ध है। और उसी के माध्यम से लोग अपना खुद का खोज कर आगे बढ़ने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। मैं यही कामना करता हूँ, कार्यकर्ताओं का श्रम, कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ निरंतर बढ़ता रहे और आचार्य प्रवर का आशीर्वाद इस विभाग पर सदैव बना रहे और ये विभाग उत्तरोत्तर अपने उद्देश्य की पूर्ति करता रहे और जैन विश्व भारती अपना उद्देश्य इस विभाग के द्वारा और आगे बढ़ाता रहे, इसी भावना के साथ ओम। इस श्रवण संस्कृति संकाय के माध्यम से जो यहाँ पर विजेता आदि उपस्थित है, उनकी की भी काफी अच्छी संख्या आज दिखाई दे रही है। आशीर्वचन के लिए निवेदन परम पूज्य गुरुदेव। समण संस्कृति संकाय जैन विश्व भारती के द्वारा जैन विद्या के प्रसार का प्रयास किया जा रहा है। वो अभी कुछ जानकारी भी दी गई कि कैसे संख्या में विकास हुआ है। तो जैन विश्व भारती नाम है, तो जैन धर्म के बारे में कार्य होना भी नाम के अनुरूप होने के लिए भी आवश्यक है। तो यह समण संस्कृति संकाय जो एकदम जैन धर्म से मानो बहुत जुड़ा हुआ संकाय है। बाकी तो कोई सेवा का काम है, कोई ध्यान योग का काम है, कोई हो सकता है और हो, या समण संस्कृति संकाय तो खास जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, जैन विद्या से जुड़ा हुआ है। तो अच्छा है, खूब अच्छी संख्या भी बढ़े, ज्ञान की गुणवत्ता भी बढ़े, खूब विद्यार्थी जो पढ़ते हैं, दीक्षांत समारोह की भी बात है, तो वे अपना ज्ञान का कोई पार नहीं है, जितना आगे पढ़ सकें पढ़ने का प्रयास करते रहें। ओम।
1 अगस्त से 31 अगस्त तक 30 अगस्त तक वह नमस्कार महामंत्र का सपाद कोटि जब 1.25 करोड़ का जब प्रारंभ हो सकेगा और उसमें भाई बहन की संख्या अच्छी होनी चाहिए। भाइयों के लिए तेरापंथ युवक परिषद छापर वे नाम नोट करते जाएं। बहनों के लिए तेरापंथ महिला मंडल छापर वे बहनों के नाम नोट करते जाएं ताकि वह 1 तारीख से होने वाला वह जप अनुष्ठान काफी अच्छी संख्या में हो सके और चतुर्मास की निर्विघ्नता के लिए भी यह एक अच्छा पायदान बन सकेगा। अब सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े सुने। मंगल पाठ। रात में थोड़ी हाँ, गुरु धारणा जो करने वाले हैं वे भीतर में 11:11 के बाद में कर सकेंगे। वे ध्यान रखेंगे अभी समय हुआ नहीं है। मंगल पाठ के बाद में भीतर ही जहां गुरुदेव का प्रवास होगा वहां पर वे गुरु धारणा। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुन्नतो दुम्बो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पुन्नतो दुम्बो लोगुत्तमो अरहंते शरणम भवज्जामि सिद्धे शरणम भवज्जामि साहु शरणम भवज्जामि केवली।